Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Dear students, आज हमने lecture number 19 पढ़ना है. That is about the chapter number 4 book 1 और उसमें आज हमने second half पढ़ना है chapter 4 का. That is the solids. So let's move towards the lecture. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं हमारे पास व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सॉलिड्स को. हम जानते हैं कि सॉलिड्स हमारे वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है. एज दिस इज एन एंट्रेंस टेस्ट लेक्चर, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक एक चीज़ को जो हम ओवरव्यू कर सकें उसको चेक भी करें और रिपीट भी करें. तो हमारे पास सबसे पहले आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने सॉलिड्स में क्लासिफिकेशन लिखी है. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है. एक तरह की क्लासिफिकेशन अभी बाद में पढ़ेंगे. पहले जो क्लासिफिकेशन आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं जिसमें मैंने एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की है, that type of the classification is on the basis of the structure and appearance of our solid material. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास amorphous solid जो मैंने पहले लिखे हैं इनकी definition लिखी हुई है. just mark it up कि molecules or atoms or ions who are arranged in the random, point to be noted, random non-repeating ill ordered pattern. हमारे पास सॉलिड तो है, जैसा पाउडर एक सॉलिड है, जैसे वैक्स एक सॉलिड है, जैसे रबर एक सॉलिड तो है, प्लास्टिक एक सॉलिड तो है, ग्लास एक सॉलिड तो है, बट दे आर नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. उसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स या जो भी उनके यूनिट्स हैं वो इररेगुलर पैटर्न में, इल ऑर्डर्ड पैटर्न में, नॉन रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं. ऑफ कोर्स दे आर द सॉलिड, लेकिन उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती प्रॉपर. अब इन सॉलिड्स को एमोर्फस सॉलिड कहते हैं. मैंने नाम बोल दिए, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एटसेट्रा. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो प्रॉपर्टीज हमसे एंट्रेंस टेस्ट में डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ सकता है. सो वॉच ऑन द प्रॉपर्टीज. आप देख सकते हैं मैंने लिखा amorphous solids they have extremely slow diffusion because इनका कोई भी पैटर्न नहीं होता. वो डिफ्यूज करते हैं, कहीं पे लार्जर मॉलिक्यूल है, कहीं पे स्मॉलर मॉलिक्यूल है, कहीं पे एक इफेक्ट आएगा, कहीं पे दूसरा इफेक्ट आएगा. तो ये इम्प्रॉपर पैटर्न की वजह से एक्सट्रीमली स्लो डिफ्यूजन करते हैं. ये वेपर प्रेशर इनका काफ़ी लो होता है. एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट. अगर यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि इसका वेपर प्रेशर लो है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो इन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट रिगार्डिंग योर एमसीक्यू वो ये है कि हमारे पास जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड एग्जैक्टली फिजिकली, मतलब बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के. आप देख सकते हैं कि अगर इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक वाइड रेंज में है, शार्प नहीं है. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सॉलिड है जो 45 और 48 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में मेल्ट होता है, तो दे आर कॉल्ड एज द एमोर्फस सॉलिड. क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी शार्प. तो ये भी आप पॉइंट देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. एंड द ब्यूटीफुल मोस्ट प्रॉपर्टी एन एन एमसीक्यू ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट इज, हमारे पास जब ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एमोर्फस सॉलिड की तो एक इमेज बन जाता है माइंड में कि भाई हमारे पास एमोर्फस सॉलिड में टोटल इल ऑर्डर्ड पैटर्न है. हमारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है और ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी है कि हाँ एमोर्फस सॉलिड इल ऑर्डर्ड होते हैं, उनमें पैटर्न नहीं होता, वो इरेगुलरली नॉन रिपीटिंग यूनिट में अरेंज होते हैं. बट इन एमोर्फस सॉलिड्स देयर आर सम सर्टेन ऑर्डरली अरेंजमेंट रीजन्स. हाँ, उनमें थोड़ी थोड़ी जगहों पे, कुछ जगहों पे बड़े परफेक्ट ऑर्डरली अरेंज्ड यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है. मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इसके जो मैंने आपको बताया एमोर्फस सॉलिड के बारे में, उसको हमने एंट्रेंस टेस्ट के 2 एमसीक्यू से भी शेयर किए. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट द फर्स्ट एमसीक्यू, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. हम जानते हैं अगर कोई स्ट्रक्चर की बेस पे बात करेगा तो अभी मैंने बताया कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर की बेस पे सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द 2 यूनिट्स, एमोर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये एमसीक्यू आया हुआ है, आसान है, रेलेवेंट है. पॉइंट यहाँ पे ये नोट करना है कि दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. दूसरा एमसीक्यू मैंने शेयर किया है,
देयर आर स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट इन द एमॉर्फस सॉलिड्स, जो अभी मैंने बात की थी कि हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स में भी अरेंजमेंट पाई जाती है, स्मॉल रीजन्स ऑफ द ऑर्डरली अरेंजमेंट, उनको हम इंटरस्टिसेस बोलते हैं। जी नहीं, इंटरस्टिसेस क्या होती हैं? दे आर द स्मॉल एम्प्टी वेकेंट स्पेसेस in a large mega structure where small atoms or molecules can absorb। नहीं, ये interstices नहीं है, बता दिया मैंने आपको कि interstices क्या होती हैं। चिलेट्स आर फ्रॉम द बुक 2 हम पढ़ के आए हुए हैं कि हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें रिंग्स पाए जाएं, तो चिलेट्स तो कोई और चीज हो गई है। क्रिस्टलाइट्स इज माई आंसर, स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट्स। तो हम जानते हैं अमॉर्फस सॉलिड में दे आर द क्रिस्टलाइट्स, तो क्रिस्टलाइट्स कहलाते हैं। ये एमसीक्यू का हमारा आंसर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू करने के बाद हम आगे चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? इसके रिवर्स में चले जाएं, जो अमॉर्फस सॉलिड मैंने आपको बताया था। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा। वो सॉलिड्स जिनमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जो हैं, दे आर अरेंज इन रेगुलर, रिपीटिंग, वेल ऑर्डर्ड 3-dimensional units। रेगुलर, रिपीटिंग, वेल ऑर्डर्ड 3-dimensional यूनिट्स में अरेंज होते हैं, चाहे एटम्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, जो भी वो सॉलिड बना रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं मोलेकुलर सॉलिड्स भी होते हैं, हम जानते हैं कि आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स भी होते हैं, तो आपने इस चीज को अपने जहन में रखना है। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम इस चीज को जहन में रखते हुए आगे प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न में इन तमाम प्रॉपर्टीज को सम अप करने की कोशिश की है। आई विल डू कंपैरिजन एंड आई विल डिस्कस एवरी प्रॉपर्टी। पुट योर फोकस ऑन दिस। हमारे पास है सबसे पहली प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक शेप। भाई एक बात याद रखिएगा, जब हम क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, तो वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर जो भी क्रिस्टल लैटिसेस हैं, चाहे वो मैक्रो यूनिट है चाहे वो मैक्रो यूनिट है, उसके अंदर वो यूनिट सिस्टम सस्टेन करेगा। इनकी परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। जो भी क्रिस्टलाइन शेप हो वो होगी फिक्स एंड परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। उसके तमाम पैरामीटर्स पूरे हो रहे होंगे, चाहे वो क्यूबिकल है, चाहे वो हेक्सागोनल है, चाहे वो जो भी है। इनकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, दैट दे हैव द परफेक्ट ज्योमेट्री। आगे मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉलिड है, मेरे पास एक सॉलिड है, मैं उसको मेल्ट करता हूं, मैं उसे टेम्परेचर देता हूं, और अब देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट की एक टेम्परेचर आता है 13.2 डिग्री सेल्सियस, 13.2 डिग्री सेल्सियस, और मेरे पास वो सारा सॉलिड मेल्ट हो जाता है, कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। जब एक पॉइंट आता है तो उसके ऊपर कुछ भी सॉलिड का पार्टिकल नहीं रहता, तमाम क्रिस्टल्स मेल्ट हो जाती हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द crystalline solids, that crystalline solids have very sharp melting point. Similarly, crystalline solids have very sharp melting point and all other relevant properties. तो अब next properties की तरफ देखते हैं हम। cleavage plane. What is cleavage plane? Usually this is an MCQ. These all properties are in the form of MCQs. Whenever you have to break a crystalline solid, आप उसे तोड़ेंगे तो that will break always from certain specific point, certain specific plane, that is called as cleavage plane. आप एनर्जी जिस तरह से भी लगाएंगे, जिस तरह भी एंगल से लगाएंगे, वो सॉलिड अपने क्लीवेज प्लेन से ही कट जाएगा। हाँ, उसमें एनर्जी कितनी लगानी है, ज्यादा या कम, वो बात अलहदा है कि हम अगर क्लीवेज प्लेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जल्दी कट जाएगा, अगर हम उससे दूर हैं तो देर से। बट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑलवेज कटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक क्लीवेज प्लेन। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। बट डियर स्टूडेंट्स, ग्लास को हम एमॉर्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसी वजह से कि जब ग्लास टूटता है तो दैट इज एन एमॉर्फस सॉलिड, उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, मतलब वो किसी भी एक क्लीवेज प्लेन से कट नहीं करता ना। दैट्स व्हाई दैट इज एन एमॉर्फस सॉलिड, जिसको हम अंडरकूल लिक्विड भी कहते हैं, जिसे हम विट्रियस ग्लास भी कहते हैं। तो अब अगर हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, नमक सोडियम क्लोराइड, अगर हम उसको तोड़ेंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होगा, लेकिन उस क्रिस्टल लैटिस में मौजूद जो उसके स्मॉलर यूनिट सेल्स हैं वो अपने तमाम पैरामीटर्स को बरकरार रखेंगे, पैरामीटर्स को बरकरार रखेंगे, और आपके पास
एक सर्टन क्लीवेज प्लेन से ही कट होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन मैंने बोल दी, समझा दिया, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। एन आइसोट्रोपी, माय डियर स्टूडेंट्स, आइसो मीन सेम, आइसोट्रोपी सेम प्रॉपर्टीज। व्हाट इज एन आइसोट्रोपी? जो सेम नहीं है। हम एक परफेक्ट क्रिस्टल को इमेजिन करते हैं। लेट्स इमेजिन अ परफेक्ट क्यूब। हमारे पास उसके ऊपर कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को मैं चेक करता हूं। मिसाल के तौर पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना चाहता हूं, कोई एक प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी मैं अज्यूम करता हूं और मैं उसकी एक रीडिंग लेता हूं एक एंगल से थ्रो अप करके एक क्रिस्टल पर, जो कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब जैसे मैं क्रिस्टल को मूव करूंगा, इफ यू कुड इमेजिन, तो आप समझें कि एक परफेक्ट क्रिस्टल है, क्यूब है, उसके ऊपर आप लाइट रेडिएशन फेंक रहे हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू, और एक रेडिएशन आ रही है। जब आप क्रिस्टल को घुमाएंगे तो जो जो उसका शेडो बन रहा है या उसके ऊपर जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो डिफरेंट होगा ना? हाँ, डिफरेंट होगा। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को रोटेट करते हैं बाय द एंगल ऑफ 360 डिग्री, तो एक ही प्रॉपर्टी वो वेरिएंट बिहेवियर शो करती है। That property is called as anisotropy. एक जैसी नहीं शो करती, anisotropy. तो the variation in the similar property while rotating the perfect crystal, that is called as anisotropy. और हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे, एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, वहां पे फर्क नहीं पड़ता। तो एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी, आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, हम परफेक्ट एंगल्स की बात कर रहे हैं, हम उसकी डेफिनेट लेंथ्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो सॉलिड है वो सिमेट्रिकल है। हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है ये कि दे आर सिमेट्रिकल सॉलिड्स, परफेक्ट सिमेट्रिकल सॉलिड हैं। और यहाँ पे मैं ये कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने आपके लिए, ये एमसीक्यू में आए हुए थे, जिसको मैं प्रैक्टिस भी करूंगा अभी, कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। अगर हम किसी एक सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और हम कहते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसकी परफेक्ट सिमेट्री है, तो दैट सिमेट्री इज बीइंग चेक्ड और एक्सप्लेन्ड or investigated by three different elements. What is the center of symmetry? What is the plane of symmetry? And what are the possible axes of symmetry? तो center of symmetry, plane of symmetry and axis of symmetry, ये क्रिस्टलोग्राफी में किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस आपने इतना इसको मेमोराइज करना है, that if somebody is going to ask in the form of a question as it is being asked, that there are how many elements of symmetry, तो आप कहेंगे there are 3 elements of symmetry: the center of symmetry, plane of symmetry and axis of symmetry. Habit of crystal, it's a beautiful concept regarding the properties of the crystalline solid. मैं concentrated solution बनाता हूँ, फिर उसको concentrated solution से मैं उस सॉल्ट को क्रिस्टलाइज करता हूँ, मैं उसे कूल डाउन करता हूँ, तो मेरे पास क्रिस्टल्स बनती हैं। हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जब हम क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास पेंटाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड, डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप्स बनती हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनती हैं, कॉम्पैक्ट क्रिस्टल्स बनती हैं। हाँ, तो ये तमाम जो क्रिस्टल्स हैं ये किस तरह बनती हैं, किस एटमॉस्फेयर में, किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे, कितनी जल्दी कूल कर रहे हैं या कितनी देर से कूल कर रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स, ये एनवायरनमेंट अफेक्ट करती है। And the pattern or the style or the way in which a crystal grows, that is called as the habit of crystal. What do you mean by habit of crystal? The shape in which crystal grows. किस तरह की शेप बनती है, दैट इज कॉल्ड एज द हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स। और ये इफेक्ट होती है एनवायरनमेंट से। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आए हुए हैं। आपकी बुक में एग्जांपल है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स बना रहे हैं जो कि नॉर्मल ग्रोथ करती थी, अगर उसके सोल्यूशन में मैं 10% यूरिया ऐड कर दूं, मैं इंप्योरिटी ऐड कर दूं, मैं इन्वायरमेंट चेंज कर रहा हूं, तो देन मेरे पास वो जो क्यूबिकल क्रिस्टल्स होती हैं ना, दैट बिकम द नीडल लाइक क्रिस्टल्स सोडियम क्लोराइड की। तो आपके पास मतलब वो इस फॉर्म में क्यूबिकल इस फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो ये हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक प्रॉपर्टी है दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। Isomorphism, dear students, very beautiful concept regarding the crystalline solids. Iso means same, morph mean appearance. Isomorphism, एक जैसी शक्ल। मैंने definition लिखी है, बड़ा आसान सा है। Different compounds have same shape
मेरे पास डिफरेंट कंपाउंड्स है. एग्जांपल आई एम गोना शो यू. पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, K2CrO4 है, K2SO4 है. दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, टोटली डिफरेंट केमिकल हैं, टोटली डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट इनके अंदर अगर आप गौर से देखें तो एटॉमिक रेशो सेम है. तो पोटाशियम के 2 एटम है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो 2:1:4 रेशो है. इधर देखें पोटाशियम के 2 हैं, क्रोमियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो इस मॉलिक्यूल में भी 2:1:4 एटॉमिक रेशो है. वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें मौजूद एलिमेंट्स की एटॉमिक रेशो सेम हो, यानी एक जैसी रेशो में पाए जाएं, तो उनकी यूजुअली डिफरेंट कंपाउंड्स हैं बट उनकी ज्योमेट्री सेम होती है, उनकी क्रिस्टल एक जैसी बनती है. तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द आइसोमॉर्फिज्म. और मैंने मिसाल दूसरी भी दे दी है, सोडियम फ्लोराइड ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, दे हैव द क्यूबिकल ज्योमेट्री बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक रेशो. तो ये तमाम अहम पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यूज हैं जिनको मैंने एलाबोरेट किया है. यू मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट दिस वेरी वाइटल कॉन्सेप्ट कि इनकी एटॉमिक रेशो सेम होती है. पॉलीमॉर्फिज्म बिल्कुल इसका वाइस वर्सा, पॉलीमीन मैनी, मॉर्फ मीन शक्लें. अगर एक कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए, एक कंपाउंड, आई एम सेइंग कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ड, क्योंकि इससे रेलेवेंट अगर एक चीज आएगी वो आपने ज़हन में रखनी है. व्हेन वन कंपाउंड, लाइक आपके पास देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ल्यूनर कास्टिक की मैंने बात की है. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को ल्यूनर कास्टिक भी बोलते हैं. सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है और ये रूम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है. कंपाउंड है, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. डिफरेंट एग्जांपल्स आपकी बुक में, पर कॉन्सेप्ट आपने कैरी कर लिया है. और अगर मैं कहूं माय डियर स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट, वॉच दिस, one element exists in more than one crystalline form. जैसे मेरे पास कार्बन आ गया, कार्बन ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोल है, ठीक है. हमारे पास सल्फर आ गया, सल्फर मेरे पास रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है. एक एलिमेंट है, द प्योर एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज द एलोट्रोप्स एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी. क्लियर हो गया. तो पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म वही प्रॉपर्टी है बट टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंड, और हमारे पास एलोट्रोपी वही प्रॉपर्टी है बट कंसीडरिंग एन एलिमेंट. क्लियर हो गया. तो ये आपने पढ़ लेना. एग्जांपल मैंने दे दिया सल्फर की, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक के, डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर. अभी हम पूछते हैं व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर. मैंने चाहा कि इस प्रॉपर्टी को इसके साथ ही रिलेट करें. माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन, वेरिएशन, तब्दीली, ट्रांजिशन टेम्परेचर. मैं एक एमसीक्यू बोल रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस भी करूंगा. ट्रांजिशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर दैट टेम्परेचर हाउ मेनी क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट. ऑप्शन ए बोथ, ऑप्शन बी ओनली वन, ऑप्शन सी इररेलेवेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम. तो आप क्या कहेंगे भाई? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, वो खास टेम्परेचर है जिसपे एक क्रिस्टलाइन मटेरियल, चाहे वो आइसोमॉर्फिज्म शो करने वाला हो, यानी कंपाउंड, पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाला हो, चाहे वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाला हो यानी कंपाउंड हो, चाहे वो एलोट्रोप्स हो, उनकी दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं. ट्रांजिशन टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. मिसाल देख सकते हैं, मैंने सल्फर, इसकी रोम्बिक फॉर्म भी है और इसकी मोनोक्लिनिक फॉर्म भी है. ये दोनों 95.5 डिग्री सेल्सियस पे कोएग्जिस्ट कर रही हैं. तो 95.5 डिग्री सेल्सियस इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर. तो ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, आपने याद रखनी है. मैं अब दोबारा अपने इनिशियल क्वेश्चन की तरफ आता हूं. अगर मैं ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा कर दूं टेम्परेचर, तो भाई फिर सिर्फ एक क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, या तो सारी मोनोक्लिनिक बन जाएगी. और अगर मैं 95.5 से नीचे कर दूं तो सिर्फ रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगी. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं और इसके अलावा नहीं करती. अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ाई हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, एंट्रेंस टेस्ट की क्लास है, वी हैव टू वर्क ऑन इट, वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स. एमसीक्यू नंबर 1 है सॉलिड हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट. तो यहां पे ही मेरे ज़हन में एक इमेज बन गया, सेइंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड आल्सो शोइंग द वेरिएशन सिमिलर प्रॉपर्टी. तो वेरिएशन इन सिमिलर प्रॉपर्टी बेटा मैंने अभी आपको बताया कौन सी प्रॉपर्टी है? एनाइसोट्रोपी.
एनिसोट्रोपी में हमारे पास वेरिएशन होती है किसी एक प्रॉपर्टी में। तो अब उसने मुझे शार्प मेल्टिंग पॉइंट कह दिया, साथ में एनिसोट्रोपी की बात कर रहा है और पूछ क्या रहा है, कहता बताओ ऑन नोटेशन, कहता है कि ये कौन सा सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है? जी नहीं, अमॉर्फस सॉलिड नहीं है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो माय आंसर इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दिस इज माय क्रिस्टलाइन सॉलिड आंसर। क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं कि एनिसोट्रोपी और शार्प मेल्टिंग पॉइंट दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स में तो हम जानते हैं आइसोट्रोपी होती है और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक वाइड रेंज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल। मैंने कहा था सिमेट्री के कितने एलिमेंट्स हैं, अभी लेक्चर में बताया आपको। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स, कौन? एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये आपके पास रिलेटेड कौन सा पार्ट है, आ जाएगा एमसीक्यू में, पूछा जा सकता है। यू मस्ट बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्रिस्टलोग्राफी और एनीथिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ स्मार्ट वर्किंग। सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और सिंपल को ट्रिक करके ज्यादातर पूछा जाता है। MCQ नंबर 3 फॉर यू, हैबिट ऑफ क्रिस्टल इज, अभी मैंने बताया था व्हाट इज द हैबिट ऑफ क्रिस्टल, द स्टाइल और द वे इन विच अ क्रिस्टल ग्रो, दैट इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हाँ, अब हैबिट ऑफ क्रिस्टल के बारे में वो क्या पूछ रहा है देखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंट, नहीं, हमने अभी पढ़ा, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि सोडियम क्लोराइड में आपने 10% यूरिया ऐड किया तो उसकी नीडल क्रिस्टल्स ग्रो कर जाती हैं। कुछ मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7, जब इसको मैं क्रिस्टलाइज करता हूं तो मैं अगर टेम्परेचर ज्यादा करता हूं 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर करता हूं तो मेरे पास पेंटाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स बनती हैं। अगर मैं नीचे करता हूं तो फिर मेरे पास बोरेक्स बनता है, डेकाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। तो पैटर्न ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज होता है ना बाय चेंजिंग एनवायरनमेंट, हाँ चेंज होता है। तो मेरे पास इसका जो सुटेबल मोस्ट आंसर है दैट इज दे डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट। जिस तरह का टेम्परेचर चेंज करेंगे, जिस तरह का प्रेशर चेंज करेंगे, जो भी वेरिएशन करेंगे, उस हिसाब से हमारे पास क्रिस्टल की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मेनली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, एटॉमिक रेशियो को ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर मैंने फोकस किया था, उससे रिलेटेड एमसीक्यू है। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, हम पढ़ के आए हैं कि व्हेन वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म दैट इज एलोट्रोपी, तो ये इररेलेवेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म, अगर एक कंपाउंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो वो तो कंपाउंड तो एक ही है ना, उसमें हम कौन सी एटॉमिक रेशियो शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो भी इररेलेवेंट हो जाता है। हमारे पास जो एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट्स की बात होती है वो प्रॉपर्टी आती है आइसोमॉर्फिज्म। मैंने बताया अभी कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, जिसमें 2 या 3 डिफरेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर एलिमेंट्स की एटॉमिक रेशियो सेम होती है, दे शो द सिमिलर ज्योमेट्रीज और द क्रिस्टलाइन सिस्टम। तो ये मेरे पास आंसर है आइसोमॉर्फिज्म। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक्सप्लेन किया गया और उसके साथ कुछ एमसीक्यूज को ट्रिक आउट किया गया और कोशिश की गई कि तमाम कॉन्सेप्ट को इसमें जड़ दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए और आप अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम सॉलिड्स के नेक्स्ट टॉपिक, बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस की तरफ चलते हैं। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है ना कि व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टल लैटिस क्या है? वो जो भी सॉलिड किसी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है तो वो कौन सी क्रिस्टल होती है, क्या होता है, व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस। सो फोकस ऑन द वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स किसी भी क्रिस्टल में किस किस जगह पे इन 3 डायमेंशनल पैटर्न में किस किस एंगल पे कितनी लेंथ्स के साथ पाए जाते हैं, that is called as the crystal lattice. Crystal lattice is the array of the points representing atom, ions or molecules arranged at different sites in the 3-dimensional pattern, that is called as crystal lattice. और my dear students, ये जो points हैं they are the MCQs जो मैंने mention किए हैं। Smallest unit of the crystal lattice is called unit cell. भाई यूनिट सेल में जो लेंस, जो एंगल्स होंगे वो मेगा क्रिस्टल में भी वही होंगे, या यूं कह सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे वो वही होंगे जो कि यूनिट सेल में पाए जाएंगे। हमारे पास देयर आर 6 पैरामीटर्स और एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ क्रिस्टल लैटिस। वो कौन से हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि कोई भी क्रिस्टल जो है दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द 6 पैरामीटर्स। वो कौन से हैं?
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो थ्री डायमेंशंस में थ्री लेंथ्स होती हैं ए बी सी, और वो जो तीनों लेंथ्स होती हैं आपस में सर्टन एंगल पे अटैच्ड होती हैं। तो थ्री एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा, थ्री एंगल्स, एंड ए बी सी, थ्री लेंथ्स। तो टोटली दे आर द सिक्स पैरामीटर्स और द सिक्स एलिमेंट्स ऑफ अ क्रिस्टल। सिक्स एलिमेंट्स, ये पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल जो आपने अपने ज़हन में रखने हैं। यू हैव टू मेमोराइज दिस। अब क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एंट्री टेस्ट का लेक्चर है, हमें मेन पॉइंट्स का बिल्कुल पता होना चाहिए और तमाम बारीक चीज़ों का भी पता होना चाहिए। अब क्रिस्टलाइन सिस्टम कितने हैं? देयर आर 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर? देयर आर 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच आई स्पोक। वो क्या है? हमारे पास 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम है, हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं। इनको किसने डिस्कवर किया था? एमसीक्यू भी लिखना है। एक हमारे पास फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ऑगस्ट ब्रेविस, उन्होंने 1850 में ये डिस्कवर किया था। वो जो 7 सिस्टम है दे आर गिवन इन योर बुक, एक टेबल बना हुआ है, मैंने उनका नाम लिखा है, उनको मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपने मेरे वर्ड सुनना है, जो मैं कह रहा हूं आपने चीजों को जहन में रखना है। मेरे पास जो 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम है उसमें से सबसे पहले क्यूबिकल सिस्टम है। इसमें क्या है? all the lengths are equal lengths and all angles are perfectly 90 डिग्री। आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है उसको देखिएगा। यहां पे मैंने एमसीक्यू शेयर करना है। द मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम ऑफ द क्रिस्टल इज क्यूबिकल सिस्टम। तीनों लेंथ्स बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। फिर आप आगे मूव करते हैं तो टेट्रागोनल में एंगल 90 डिग्री रहता है और लेंथ्स में फर्क आ जाता है। फिर आगे मूव करते हैं ऑर्थोरोम्बिक में भी एंगल सबका 90 है लेकिन तीनों लेंथ्स मुख्तलिफ हो जाती हैं। मोनोक्लिनिक में हमारे पास तीनों लेंथ्स मुख्तलिफ हैं और अब एक एंगल भी चेंज हो जाता है। I'm telling you the story which is in front of you, in front of the book. You can get it out. You can get the idea of it. और ये लाजमी है पूछा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एग्जांपल्स पूछी जाएंगी कि भाई बताएं किसकी ज्योमेट्री क्यूबिकल होती है? आप कहेंगे NaCl की। अच्छा मुझे बताएं कि आइस कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप में, क्रिस्टलाइन शेप में होती है? आप कहेंगे हेक्सागोनल में। गॉट इट? तो आपको इन एग्जांपल्स को भी याद करना है। अभी जिंक क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। अच्छा सिल्वर क्या होता है? आप कहेंगे क्यूबिकल होता है। तो ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट कीप इन योर माइंड। एग्जाम्पल वो जो टेबल है बड़े गौर से पढ़िएगा। मोनोक्लिनिक में आगे चेंज होता है। अच्छा एमसीक्यू आपने ये याद रखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइक्लिनिक। वॉच दिस। जैसे मैंने कहा कि द मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल इज क्यूबिकल एंड हाईली डिस्टर्ब्ड, और द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज ट्राइक्लिनिक। व्हाई? बिकॉज ट्राइक्लिनिक में ना ही कोई लेंथ बराबर होती है और ना ही कोई एंगल मैच करता है। ये हाईली डिसऑर्डर्ड फॉर्म है बट इट एग्जिस्ट। दिस इज द सिस्टम कॉल्ड ट्राइक्लिनिक। ठीक हो गया? तो ये एमसीक्यूज भी याद रखिएगा और जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। अब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यू एमसीक्यूज। क्रिस्टल लैटिस इज कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय डैश पैरामीटर्स। तो अभी हमने बोला कितने पैरामीटर्स होते हैं सर? 3 एंगल्स एंड 3 लेंथ्स। तो क्रिस्टल लैटिस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द 6 पैरामीटर्स। This is my answer. So very simple. The most unsymmetrical crystalline system is, बताएं, अभी बोला था मैं कि most unsymmetrical, I'm not talking about symmetrical. Cubical is the symmetrical most. Hexagonal में थोड़ी बहुत symmetry है, but the most unsymmetrical is triclinic. क्योंकि इसमें मैंने बोला इसकी ना कोई लेंथ बराबर होती है ना कोई एंगल बराबर होता है। You have to focus on this. And the MCQ, the coordination number. Now I will tell you in this MCQ कि भाई हमारे जहन में जो क्वेश्चन उठ रहा था कि there are 7 crystalline systems, then how it is possible that there are 14 types of different crystals? वो कैसे? अभी देखिएगा। मैं बात करूंगा इस MCQ में क्यूब की। वो कहता है the coordination number and the number of units that is atoms or ions in face centered cube is face centered cube. What do you mean by this? क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? हाँ, ये जो एक क्यूब पढ़ा था हमने, इस क्यूब के आगे 3 क्यूबिकल अपीयरेंस ज्योमेट्रीज होती हैं। सिंपल क्यूबिकल, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल। तो अब एक सिस्टम में 3 क्रिस्टल्स आ गई ना, एक सिस्टम में 3 डिफरेंट क्रिस्टल्स आ गई। अब वो जो पूछना चाह रहा है मुझसे, वो कहता है द कोऑर्डिनेशन एंड द नंबर ऑफ द यूनिट्स दैट इज एटमाइज्ड इन द फेस सेंटर्ड क्यूब इज। मुझे पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूब में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और उसमें मैग्नीट्यूड, अमाउंट ऑफ द
1 यूनिट कितनी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूब में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसमें कितनी अमाउंट होती है, और बॉडी सेंटर्ड में क्या होती है। तो वॉच दिस 6 and 1। डियर स्टूडेंट यहां पे आप याद रखें, यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिंपल क्यूब की। सिंपल क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और नंबर ऑफ आयंस 1। याद कर लीजिएगा, दिस इज एन इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आगे वो कहता है 12 and 4। हाँ, ये मेरा आंसर है। उसने मुझसे फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में पूछा था। ये सिंपल क्यूब था, ए ऑप्शन। ये मेरे पास फेस सेंटर्ड क्यूब है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और नंबर ऑफ आयंस हम पढ़ के आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे। जब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एक क्रिस्टल में 4 सोडियम आयन होते हैं, 4 क्लोराइड आयन होते हैं। गॉट इट। तो ये बीटा मेरा आंसर है। और ये कौन सी ऑप्शन है चार्ली, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। आप नोट कर सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स आयंस या यूनिट जो है दे आर 2। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने थोड़ा क्रिस्टल लैटिस, टाइप ऑफ क्रिस्टल्स और यूनिट सेल के बारे में ब्रीफ किया। अब हम मजीद आगे टाइप्स ऑफ सॉलिड की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो स्टूडेंट्स अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम। हमने पहले क्लासिफाई किया सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल अपीयरेंस, एमोर्फस सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो हमारे पास सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आयोनिक सॉलिड्स लिखे हैं मैंने। अब जो आयोनिक सॉलिड्स हैं इनके नाम से ही जाहिर है ये वो तमाम सॉलिड मटेरियल हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, जिसे हम कैर्नल बॉन्ड भी बोलते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड पाने की वजह से वो जो सॉलिड क्रिस्टल लैटिस है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं आप देखें। वोलेटिलिटी, दे आर द कंपाउंड्स विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी वोलेटिलिटी कम होती है, ये इतनी जल्दी वोलेटाइल नहीं होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखना है। एंड रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट इज आयोनिक बॉन्ड और उसकी नेटवर्किंग एक क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, उसके बाद हार्डनेस, हम जानते हैं अगर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जैसे टेबल सॉल्ट होता है उसको देखें, दे आर हार्ड बट एट द सेम टाइम दे आर ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, हम जानते हैं उनकी जो ब्रिटलनेस है किस वजह से होती है कि जब प्रेशर अप्लाई होता है तो पहले तो वो रेजिस्ट करते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, लेकिन उसके बाद जब स्लाइडिंग ऑफ द लेयर होती है तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से कंपैरिजन में आ जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं और वो रिपेल कर देते हैं, जिसकी वजह से एकदम हमारे पास वो जो लैटिस है वो ब्रेक कर जाती है। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं, जो आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका काफी हाई होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। फिर हमारे पास कंडक्टिविटी है। माय डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में से इससे रिलेटेड एमसीक्यू एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं। हमारे पास आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनके जो आयंस होते हैं दे आर लोकलाइज्ड, दे आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस, दे आर नॉट मूविंग। लेकिन जब ये फ्यूज्ड फॉर्म में आते हैं, जब इनको मेल्ट करते हैं या पिघलाते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन करते हैं। ठीक हो गया। अदरवाइज दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म व्हाइल दे आर कंडक्टर इन फ्यूज्ड फॉर्म। ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाते हैं वो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करके। लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ क्रिस्टल लैटिस और इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। जाहिर बात है जितनी क्रिस्टल लैटिस बनते वक्त एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए, वो बॉन्ड नेटवर्क को डिसोसिएट करने के लिए। एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स आपने अपने जहन में रखना है दैट इज दिस रिलेशन कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयंस। मेरी बात सुने, मैं आपके सामने एक ओरल एमसीक्यू प्रेजेंट कर रहा हूं, बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं कहता हूं NaF सोडियम फ्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड एंड NaI आयोडाइड। अब हमारे पास कैटाइन तो सेम है, एनाइन का साइज डिफरेंट है। मैं क्वेश्चन करता हूं कि आपके पास सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, तो आई विल जस्ट टेक अ लुक ओवर द कंपाउंड्स। मैं कहूंगा कि भाई एनाइन में फर्क है, जिसमें स्मॉलेस्ट एनाइन होगा
जिसमें A9 का साइज सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी क्योंकि उसका आयनिक बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और ज्यादा पुल होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं A9 स्टैंडर्डाइज कर लूं, मैं कहूं NaCl, मैं कहूं KCl, CCl, तो अब मेरे पास A9 फिक्स है लेकिन केटानिक साइज इंक्रीज कर रहा है, 2p उस वक्त भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हमारे पास जो साइज ऑफ केटाइन के बड़े होने की वजह से लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। आपकी बुक में मिसाल दी गई है सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स की, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, मैंने आपके सामने लिख दी हैं। सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल है वो एक फेस सेंटर्ड क्यूब है, फेस सेंटर्ड क्यूब है। मैं आपको पहले बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास एक क्यूबिकल फॉर्म में सिंपल क्यूब होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने एमसीक्यू में अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अब NaCl की क्रिस्टल की बात करते हैं, तो दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब। दूसरा एमसीक्यू जिसमें से पूछा जाएगा, इसमें 4 आयंस पर यूनिट सेल होते हैं, 4 आयंस पर यूनिट सेल होते हैं। फिर इसमें जो सोडियम क्लोराइड की एक क्रिस्टल है उसमें अमाउंट ऑफ द आयंस तो 4 ईच होती है, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो सोडियम आयन is being surrounded by the 6 chloride ions and 1 chloride ion is surrounded by the 6 sodium ion। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स, नाम से ही जाहिर है ये सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? वो तमाम सॉलिड्स जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स तो मोलेकुलर सॉलिड में होंगे, आयंस तो आयनिक सॉलिड में होंगे। कोवेलेंट सॉलिड में बात करते हैं जिसमें एटम्स आर इंटैक्ट विद ईच अदर थ्रू अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी दो कैटेगरीज आप देख सकते हैं, एक मेरे पास जायंट मैक्रोमोलेकुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसमें नेटवर्किंग होती है, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क जैसे डायमंड, और कुछ हमारे पास लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इतना नेटवर्किंग तो होती है लेकिन वो इतना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, लाइक हमारे पास ग्रेफाइट है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। उन दोनों से एसोसिएटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में आप देखें। अगर इनकी मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एन एमसीक्यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बात करूंगा मेल्टिंग पॉइंट की। कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत हाई होता है, वेरी हाई होता है अगर वो जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहे हो लाइक डायमंड। हमारे पास अगर कोवेलेंट सॉलिड्स ऐसे हैं जिसमें जो एटम्स हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड जाइंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, वोलेटिलिटी कम होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोवेलेंट सॉलिड्स की नहीं होती। ठीक है, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, सिंपल है। सॉलिबिलिटी, अगर तो हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स का एक जाइंट नेटवर्क है, नॉन पोलर है, तो दो सॉलिबिलिटी उसकी डिस्टर्ब्ड है, वो सॉल्युबल नहीं होगा, जैसे डायमंड को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। और अगर हम एक लेयर्ड स्ट्रक्चर को किसी दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड में ला रहे हैं तो फिर इनकी जो सॉल्युबिलिटी है फिर पोलर की पोलर में, नॉन पोलर की नॉन पोलर में होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब हमारे पास रिएक्टिविटी की बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड्स की जो रिएक्टिविटी है, एक बात सुन ले डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी करने के लिए अदर देन ड्राई डिस्टिलेशन इन लोगों को एक पैटर्न में लाना पड़ता है, एक फेज रिक्वायर्ड होती है, एक इनर्ट मीडियम चाहिए होता है, तो इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली स्लो होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के हवाले से एमसीक्यूज मैंने शेयर कर दी हैं। डायमंड का फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, इसकी डेंसिटी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने अभी कहा था कि ये नेटवर्क है तो इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, 4000 केल्विन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2.4 होता है। वन मोर थिंग कि डायमंड इतना हार्ड होता है कि दिस इज यूज्ड टू ड्रिल द रॉक्स, चट्टानों के अंदर ड्रिलिंग करने के काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, मोलेकुलर सॉलिड्स। हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म ऑफ सॉलिड्स जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। हम जानते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर द फिजिकल बॉन्ड्स एंड दे आर द वीकर बॉन्ड्स। इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो मोलेकुलर सॉलिड हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है कि ये पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स हैं कि नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स हैं। लाइक पोलर में शुगर और आइस आ जाती है तो लाइक डिसॉल्व लाइक पोलर,
पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस एंड सल्फर आ जाता है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी नहीं होती और इनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ये जल्दी वोलेटाइल कर जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आयोडीन एक सब्लाइमेबल सब्सटेंस है क्योंकि उसके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज अपने जहन में रखते हैं। अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। आयोडीन मॉलिक्यूल, माय डियर स्टूडेंट्स, यू कुड सी दिस कि हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में भी एमसीक्यूज मैंने लिख दी हैं। फेस सेंटर्ड क्यूब है, सॉफ्ट है क्योंकि मोलेकुलर सॉलिड है ना, इसके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। सब्लाइमेबल सब्सटेंस है, वोलेटाइल अभी बोला है। अच्छा, इसकी ब्यूटी जो आपने याद रखनी है, द इंपॉर्टेंट टू एमसीक्यूज के आयोडीन जब क्रिस्टल बनती है फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स आपस में थ्रू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कनेक्ट होते हैं। हमारे पास जब सॉलिड फॉर्म में आयोडीन मॉलिक्यूल होता है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेच हो जाता है और उसकी बॉन्ड लेंथ है 271.5 पिकोमीटर, यानी सॉलिड फॉर्म में दो आयोडीन के एटम्स के दरमियान स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और गैसियस स्टेट में वही I2 आयोडीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो 266.6 पिकोमीटर है, माइनर है। तो इसको भी याद रखिएगा, एंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यू में पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की, मेटल्स की, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, एवरी काइंड ऑफ मेटल। यूजुअली इन दिस पर्सपेक्टिव वी आर ऑब्जर्विंग द ट्रांजिशन मेटल्स। हाँ, ये वो तमाम सॉलिड्स हैं जिनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गेज थ्योरी, जिसमें हमारे पास केटाइंस पे प्रेजेंट होते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्प्रेडेड होता है जो कि मूव अप कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास मेटल्स आर हार्ड बट दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो वो फैल भी जाती हैं, उनको लेयर्ड में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड किया जा सकता है क्योंकि मेटालिक बॉन्ड भी बहरहाल इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की कम्बिनेशन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में इंटैक्ट होते हैं। हमारा इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन इतना हाई नहीं होता। कंडक्टर्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है तो दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और मेटालिक लस्टर भी होती है, जब लाइट रेडिएशंस पड़ती हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, फिर डी एक्साइट होते हैं और जब वो डी एक्साइट होते हैं तो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। हमारे पास ऑफ कोर्स उस सिलसिले में फिर एक लस्टर, एक शाइन मेटल्स की सरफेस पे आती है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी एक्सप्लेन कर दी है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हमारे पास, अच्छा मेटालिक सॉलिड्स में हमारे पास जो आपके सिलेबस में लेयर्ड स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है कि हमारे पास जो मेटल आयंस हैं वो किन लेयर्स में अरेंज होंगे, तो दो पैटर्न डिस्कस किए गए हैं। दोनों क्लोज पैकिंग के हैं, एक फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है और एक हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखेंगे, अगर मेरे पास 1 2 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं, यानी पहली लेयर दूसरी लेयर से मुख्तलिफ, दूसरी तीसरी से मुख्तलिफ, तीसरी पहले से मुख्तलिफ, 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, तो दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज क्यूबिकल सिस्टम। इसको हम ABC या 1 2 3 कहते हैं। और अगर सिस्टम हमारे पास दो तरह की लेयर्स पर है जिसमें तीसरी लेयर और पहली लेयर एक दूसरे से मिलती हो, दैट इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंट्रेंस टेस्ट में जो इसके सवाल आते हैं उसकी प्रैक्टिस मैं कर चुका हूं, एक तो दोबारा आपको मैं बता दूं। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर मेरे पास, दिस इज एन ओरल MCQ, एक ऐसा सॉलिड है जो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है सॉलिड स्टेट में, तो फॉरन मेटल जेन में आ जाएगी, और उसमें मेरे पास थर्ड लेयर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर, तो वो कौन सा सिस्टम है, कौन सी क्रिस्टल है? तो आप कहेंगे अगर तो थर्ड लेयर, अगर इसकी मैं नंबरिंग ऐसे कर दूं, आप देख सकते हैं, अगर तो थर्ड लेयर ऐसे 1 2 3 4, थर्ड और फर्स्ट लेयर सिमिलर हैं तो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया? तो आप ये सवालों का इसी तरह क्यूबिकल का भी जवाब दे सकते हैं। हमारा सॉलिड्स के हवाले से जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द एवोगैड्रोस नंबर। हम जानते हैं व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी मटेरियल। हम इसकी वैल्यू भी जानते हैं, दैट इज 6.02 × 10⁻23। हमारे पास एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल कुछ भी हो तो ये नंबर पाया जाता है, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर। उसको डिटर्मिन करने में हमारी एक सॉलिड क्रिस्टलोग्राफी का बुनियादी रोल है। आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स एलैबोरेट किए हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, अब आप बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस चैप्टर के एंड में चूंकि सॉलिड क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें रिप्रेजेंट किया गया है हमारे पास। आप देख सकते हैं इसके मैंने स्टेप्स मिनिमाइज करने की कोशिश की है सो दैट इन वन ब्लिंक यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें डेंसिटी जो दी जाती है उससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ये देखें,
डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और हमने जब वॉल्यूम से डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम मास पर यूनिट डेंसिटी ले जाएंगे। हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 3 लेंथ्स का कम्बिनेशन होता है, और फिर अगर हमने एक लेंथ हासिल करनी है तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें, आई जस्ट मिस दैट, यहाँ पे हमारे पास एल क्यूब आएगा यानी वॉल्यूम आएगा, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो फिर हमारे पास एक लेंथ आ जाएगी। जब एक लेंथ आ जाएगी यूनिट लेंथ, तो उसका हमने फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और जो हमारा डिस्टेंस दिया गया है, बॉन्ड डिस्टेंस दिया गया है, तो यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय द बॉन्ड डिस्टेंस करेंगे तो उस एक लेंथ में हमारे पास जितने नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे, जैसे लिथियम फ्लोराइड की बात कर रहा हूं, तो वो सामने प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। और अगर तो मेरे पास एटम्स हैं तो ऑफ कोर्स मेरे पास यूनिट सेम रहेगा, वो एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आयंस हैं तो मैं फिर वो जो नंबर ऑफ आयंस जो आए हैं, अगर फर्स्ट किया आयंस आते हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें बाय मिस्टेक स्क्वायर आ गया है, आई मल्टीप्लाइड बाय डिजिट 2, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक लिथियम आयन है और एक फ्लोराइड आयन है। अगर मैं एक आयन की अमाउंट हासिल कर रहा हूं एटम से हटके तो वो एक है, अगर मैंने 2 को करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, यूं मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज द अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एवोगैड्रोस नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सॉलिड्स के हवाले से डिटेल में पढ़ा और हमने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पढ़े। अब इस रिलेटेड से टॉपिक जो रिमेनिंग 2 एमसीक्यूज हैं उसको नेक्स्ट बोर्ड में भी देख लेते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू, ये जो अभी हमने सॉलिड्स की टाइप्स के हवाले से बात की है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ, हमने जो सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की है आयोनिक सॉलिड में, कोवेलेंट सॉलिड में, मेटालिक सॉलिड में और मोलेकुलर सॉलिड में, that is on the basis of the bonding between their atoms और आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो वो हमारे पास बॉन्डिंग की बेस पे, अगर आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट सॉलिड, फिजिकल बॉन्ड है तो मोलेकुलर सॉलिड, और अगर मेटालिक बॉन्ड है तो मेटालिक सॉलिड। तो इसका आंसर है बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिलोंग्स टू। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड्स, वो वाले कोवेलेंट सॉलिड्स जिनमें जॉइंट नेटवर्क आ जाता है लाइक डायमंड, तो फिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको तोड़ने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिलोंग टू द जॉइंट नेटवर्क्ड कोवेलेंट सॉलिड्स। तो यहां पे जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी द कोवेलेंट सॉलिड। पहले केस में मेरे पास बॉन्डिंग था, यहां पे कोवेलेंट सॉलिड। तीसरा एमसीक्यू है, मेटल आयंस अरेंज्ड इन द 3 डिस्टिंक्टिव लेयर्स। मेरे पास 3 लेयर्स हैं, मेटालिक सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो वो कौन सा सिस्टम हो सकता है? आप बताएंगे हेक्सागोनल ज्योमेट्री, क्यूबिकल ज्योमेट्री। नहीं, हम जानते हैं हेक्सागोनल ज्योमेट्री में तो ए बी 2 तरह की लेयर्स होती हैं, और 3 लेयर्स की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द क्यूबिकल ज्योमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर में डिफरेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, कोशिश की गई कि मैक्सिमम एमसीक्यूज को एंडोर्स किया जाए, जुबानी भी और इस तरह भी आपके सामने लिख के भी, ताकि आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसको बेहतरीन तरीके से सुन के अपने आप को इम्प्रूव करें। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी और आपकी काफ़ी कमियां दूर हुई होंगी। इंशाअल्लाह ताला आपका टेस्ट भी बेहतरीन होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।